बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये जो आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, जिसमें आपने देखा था कि जो है ना दो पावर्स थी ना, एक प्रोटेस्टेंट्स थे और एक कैथलिक्स थे। ठीक है, तो रोमन एम्पायर में ही दोनों थे। तो जो है ना इन दोनों कुछ कंट्रीज इस तरफ थे और कुछ कंट्रीज इस तरफ थे। तो आपस में जो है ना वो यहाँ पर से ही जब बैलेंस हुआ है और बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हुआ है तो वॉर हुई। ठीक है, तो उस वक्त फिर जो नेशंस थी आपके, उन्होंने रियलाइज़ किया कि बैलेंस जो है ना वो ज़रूरी है, ताकि जो है ना आपकी जो है ना जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसको रोका जा सके कि वो कमज़ोर कंट्री को हड़प कर जाए। अच्छा, तो यह है भी एक रियलिस्टिक पैराडाइम। कैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रियलिस्ट लोग हैं, जो रियलिस्ट हैं जितने भी, वो यही कहते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बनता है टूटता है, बनता है टूटता है। ठीक है, और जो है ना वो ऑटोमेटिकली बनता है ये। ठीक है, न्यू रियलिस्ट वाले यही कहते हैं। तो मेथड टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज विल, यानी कि अगर कोई बंदा जो है ना वो पावरफुल है और कमज़ोर लोग जो है ना वो उसको रोकना चाहते हैं उसकी मर्ज़ी चलाने से, तो वो कमज़ोर दो तीन मिल सकते हैं। ठीक है, और मिलकर वो स्ट्रॉन्ग को रोक सकेंगे अपनी विल को इन्फोर्स करने से। ठीक है, इसका हम अब थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। ठीक है, काउंटर बैलेंसिंग कोलिशन एज अ नॉर्म, आपने देखा शुरू से ही जो है ना वो जो बैलेंसिंग और अलाइंसेस, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एज अ नॉर्म डेवलप हुई हैं। आपने देखा कि आप ख़ुद देखते हैं आपके जो है ना वो आपके मोहल्ले में अगर कोई लड़ाई होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके बचपन में अगर आपने देखी हो कोई लड़ाई, तो दो बंदे अगर इस तरफ हैं और उस तरफ भी दो बंदे हैं तो फिर मुश्किल है कि लड़ाई हो, फिर सुलह हो जाती है अक्सर। लेकिन अगर इस तरफ एक है और उस तरफ दो हैं तो फिर जो है ना वो ये एक ना मार खाता है। ठीक है, तो लड़ाई होती है। तो फिर बैलेंस ऑफ पावर, ये बैलेंस गेम, ये बैलेंसिंग का जो काम है ये शुरू से ही चला आ रहा है, इंसान की नेचर में है ये चीज़। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा है कि ब्रिटिश ने हमेशा जो है ना वो जो वीक कंट्रीज़ थे उनको सपोर्ट करके स्ट्रॉन्ग के मुकाबले में एक बैलेंस जो है ना वो मेंटेन किया। इसीलिए जो हम ब्रिटेन है उसको हम कहते हैं डेलिबरेट बैलेंसर। सिर्फ यही नहीं, चाइना भी जो है ना उसको भी क्रेडिट दिया जाता है इस चीज़ का। आपने देखा ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के दौरान जो है ना वो रशिया और यूएसए के बीच में जो है ना वो बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन करा था? चाइना। ठीक है, हैसबर्ग अम्पायर पुराने ज़माने की बात आपको मैं ले चलता हूँ। ठीक है, फ्रेंच और स्वीडन अलायंस बने। ठीक है, हैसबर्ग अम्पायर के ख़िलाफ़। ठीक है, उसके बाद आपने देखा किंग लुइस 14 जो थे 18 सेंचुरी में, उन्होंने यूरोप को ओवरकम करने की कोशिश की। ठीक है, और उन्होंने जो है ना वो उसके अलावा जो उनके मुकाबले में, फ्रांस के मुकाबले में ब्रिटिश और डच ने अलायंस बनाए। ठीक हो गया। नेपोलियन ने 1803 से 1815 तक जो है ना वो 1815 तक किए जो है ना इसने कोशिश की कि ये दोबारा से जो फ्रेंच एम्पायर था उसको रिस्टोर कर दे। ठीक है, दोबारा से एक फ्रेंच एम्पायर खड़ा कर दे। तो रशिया, यूके, स्पेन और ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है ना वो नेपोलियन के ख़िलाफ़ जो है ना वो मिलकर उसकी ताकत को बैलेंस किया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लिया, इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर होता क्या है। ठीक है, तो इस बैलेंस ऑफ पावर की वजह से जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी जो है ना वो कायम होती है, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, स्टेट सोवरेंटी जो होती है वो कोलैप्स नहीं करती है अंपायर के अंदर। आप पहले देखते थे कि जो बड़े बड़े अंपायर्स होते थे वो और छोटे छोटे स्टेट्स को, छोटे छोटे टेरिटरीज़ को अपने अंदर जो है ना वो अपने अंदर जो है ना वो उनको एब्जॉर्ब करते रहते थे। लेकिन जो है ना ये इस चीज़ से रोकने के लिए, ठीक है, ये जो सोवरेंटी है ना, अब लाजमी बात है एक टेरिटरी है उसकी अपनी सोवरेंटी है, उससे रोकने के लिए, ठीक है ना, ये बैलेंस ऑफ पावर का काम हो सकता है कि आप किसी बड़े एम्पायर के मुकाबले में जो है ना आप वो करें, दो तीन कंट्रीज़ मिलकर अलायंस बना लें। ठीक हो गया। जैसे कि आपने देखा था यूके इम्पीरियलिज्म इन 19th सेंचुरी। ठीक है, तो यूके ने आपने देखा था उसने अपना कितना बड़ा एम्पायर बना लिया था, कितनी कॉलोनीज़ थी उसकी, यही काम उसने किया था। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वॉर टू मेंटेन पीस। ये समझ में आ गई बात आपको कि जब भी बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो डिस्टर्ब्ड होगा तो आप देखेंगे कि वॉर होगी, और अगेन जब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होगा तो फिर पीस आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो ये है तमाशा बैलेंस ऑफ पावर का। राइज ऑफ वन पावर, अदर पावर विल फाइट टू मेंटेन स्टेटस को। इसको हम जो है ना वो आपने खुद देखा था कि हम इसको थूसिडाइड्स जो है ना जो ट्रैप है वो भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो अल्लाह भला करे, जब एक जो पावर है वो एमर्ज हो रही होती है तो पहले से जो पावर मौजूद होती है वो क्या करती है, वो उससे लड़ाई करती है ताकि वो स्टेटस को मेंटेन कर सके। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है बैलेंस ऑफ पावर। सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि आप अलायंसेस बना लो। किसी एक पावरफुल कंट्री के तो 2-4 मिल जाएं, ठीक है, और अलायंसेस बना लें ताकि इसको काउंटर किया जा सके। ये आसान तरीका है। फिर है एक डेलिब्रेट बैलेंसिंग का, जैसा कि क्यूबा ने कोल्ड वॉर में किया, यूके ने आपने देखा कि जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 से पहले या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये काम किया, ठीक है। फिर एक होता है बैंड वैगनिंग। इसमें क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो स्टेट होती है वो किसी वीक स्टेट, जैसे ब्रिटिश ने आपने देखा ना कि वीक स्टेट्स को ज्वाइन किया था बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्टेट किसी वीक स्टेट को ज्वाइन करे। कभी ऐसा भी होता है कि वो पावरफुल स्टेट को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे लोगों ने यूएसए को ज्वाइन किया कोल्ड वॉर में। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ना बहुत सारे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर में बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे उन्होंने यूएसए के साथ बैंड वैगन किया। समझ में आई बात। फोर्थ आपका है इसके अंदर के वेरिएशन ऑन पावर बैलेंसिंग थीम्स। ठीक हो गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगेन क्यूबा आ जाती है, क्योंकि जो स्मॉल स्टेट्स होते हैं ना हमेशा वो जो है ना वेरिएशन क्रिएट करते हैं बैलेंस के अंदर। उन्हीं की वजह से बैलेंस जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ वहाँ होता है। जब आपने देखा था कोल्ड वॉर में क्यूबा एक छोटा सा शहर है और 90 माइल्स पर है, यूएसए के साथ वो 90 माइल्स पर है बिल्कुल। तो वो अब वो रशिया के साथ मिल गया, ठीक है। तो छोटी सी स्टेट थी लेकिन आप देखें कि कितना ज़्यादा उसने पावर को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और एक जो है ना न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई। अच्छा जी, फिफ्थ द प्रेजेंट सिनेरियो एंड यूएस हेजमनी। ये भी एक तरीका है कि आप जो है ना जो आप आजकल यूएसए का जो सिस्टम है हेजमनी है उसकी, ये भी एक तरीका है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने का। कि जो अब आप देखते हैं कि जो जितने भी यूएसए की जो है ना वो हेजमनी है दुनिया के अंदर, और यूएसए के मुकाबले में जो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं, या उसके अलावा आप देखते हैं चाइना खुद एक बहुत बड़ी पावर है लेकिन वो भी यूएसए के ख़िलाफ़ ही है अभी, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि इस तरह से जैसे आजकल के दौर में चल रहा है ना, यूएसए की हेजमनी है और उसको चैलेंज कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, उसके अलावा आपका जो है ना रशिया कर रहा है, ठीक है, फिर आपका इंडिया है वो भी कर रहा है किसी ना किसी तरह से। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आगे जाके जो है ना वो यूएसए को नुकसान देती हैं। आप देखते हैं रशिया और चाइना जो है ना वो अलायंस बना रहे हैं और करीब हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा फ्रांस ने आपने देखा था कि इराक में जो 2003 में यूएसए ने इराक के अंदर इंटरवेंशन की थी तो फ्रांस ने उसको अपोज किया था। फिर आपने देखा कि इमरान खान ने भी जो है ना वो कहा कि हम जो है ना वो वॉर ऑन टेरर में मज़ीद यूएसए का साथ नहीं देंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हमेशा जो एक सुपर पावर होती है, हेजमनी होती है, उसको हमेशा छोटी पावर्स जो होती हैं वो चैलेंज करती रहती हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश जारी रहती है। बहरहाल काइंड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हम देखते हैं, इसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल जो होता है जो आपका सिंपल 2 स्टेट्स के बीच में होता है, जैसे कि ईरान है, लेबनान है, एक एग्जांपल चाइना पाकिस्तान है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें मोर देन 2 स्टेट्स होते हैं, जैसे कि यूएसए में आपका यूएस और सोवियत में जो कोल्ड वॉर हो रही थी उसमें आप देखते हैं कि सोवियत के साथ भी कई सारे जो है ना कंट्रीज़ थे और यूएसए के साथ भी कई सारे कंट्रीज़ थे, ठीक है। तो ये मोर देन 2 स्टेट्स को कंसीडर करते हैं। जनरल होता है और पर्टिकुलर होता है। जनरल में क्या होता है, नो डेफिनेट हेजमन, इसमें कोई एक पावर नहीं होती, कोई एक सुपर पावर नहीं होती। ऑटोमेटिक बैलेंसिंग होती है ग्लोबल एरिना के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिकली चलता है ये। और ये न्यू रियलिस्ट वालों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा जी, पर्टिकुलर जो होता है वो आपका इन अ पर्टिकुलर रीजन होता है। मिसाल के तौर पर किसी एक रीजन, जैसे कि एशिया के अंदर आप देखते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो है ना वो टसल लगी हुई है, ठीक है, हेजमनी को हासिल करने की, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि आप देखते हैं चाइना का जो है ना जो सपोर्ट कर रहा है जो कंट्री है चाइना के साथ वो पाकिस्तान है, ठीक है, जो कि जो है ना पावर को बैलेंस कर रहा है, और इंडिया के साथ यूएसए है, ठीक है, जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है।
तो इस रीजन के अंदर जो है ना वो इस तरह से बैलेंस और पावर जो है ना वो मेंटेन होता है, ठीक है। तो इसमें बिटवीन टू पावर्स भी हो सकता है और दो से ज़्यादा पावर्स के बीच भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मिडल ईस्ट के अंदर और यूरोपियन यूनियन भी है आपका, ठीक है। मिडल ईस्ट में भी आप देखते हैं कि काफ़ी सारा जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स अलायंसेस जो है ना वो चल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। मिडल ईस्ट में आपका सीरिया है, इराक है, ठीक है, इजराइल है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपका है फॉर्ट्यूटस, फिर जो है आपकी वो है फॉर्ट्यूटस और कंट्राइव्ड। तो फॉर्ट्यूटस में क्या होता है कि ये जो है ना फॉर्चुनेटली मेंटेन हो जाती है, जैसे कि कुदरती तौर पर आपकी किस्मत में लिखा होता है। कभी ऐसा होता है कि ज्योग्राफी की बेसिस के ऊपर दो कंट्री साथ साथ हैं तो बैलेंस इनका जो है ना वो इनका सॉरी अलायंसेस बन जाते हैं और बैलेंस ऑफ पावर ऑटोमेटिकली लोग क्रिएट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि किसी दो स्टेट्स की आइडियोलॉजीज़ मैच कर रही होती हैं तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है ना वो उनका अलायंस बन जाता है, ठीक है। कंट्राइव्ड में क्या होता है, देयर हैज़ टू बी ए स्पेसिफिक इनपुट और एक्ट और कोल्यूजन, ठीक है। यहाँ पर कोई लाजमी बात है, कोई जो है ना इनपुट होना चाहिए, कोई कोल्यूजन होनी चाहिए, कोई जो है ना वो स्पेसिफिक कोल्यूजन होनी चाहिए। तो इसमें भी आपका डेलिबरेटली जो है ना वो एक्शन लिया जाता है, ठीक हो गया। और स्पेसिफिक इनपुट वहाँ पर होता ही होता है। जैसे कि आपने देखा था कि आप जो है ना डेलिब्रेट बैलेंसिंग का जो है ना एक मिसाल हमने देखी थी और बैंड वैगनिंग की हमने एक मिसाल देखी थी कि इसमें जो है ना वो आप ख़ुद सोच विचार करके तसल्ली से सोच समझ के आप जो है ना एक काम करते हैं और इसके अंदर जो है ना वो लाजमी बात है कोई कोल्यूजन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली टेक्निक है अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। क्या मतलब कि दो ग्रुप्स ऑफ पावर्स या दो ग्रुप्स हैं, अलायंसेस हैं वो आपस में, ठीक है। जैसे कि नेटो होता है आपका या वॉर्सो पैक्ट था, ये दोनों आपका कोल्ड वॉर में थे, ठीक है। सीटो सेंटो ये भी कोल्ड वॉर के थे। तो इस तरह के बड़े बड़े जो है ना वो अलायंसेस होते हैं और उनके मुकाबले में काउंटर अलायंसेस भी होते हैं। तो इस तरह से आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एक अलायंस होते हैं और काउंटर अलायंस होते हैं तो दोनों मिलके फिर बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना, वज़न बराबर हो जाता है, फिर लड़ाई नहीं होती। कंपनसेशन, इसी के अंदर एक बात आ जाती है पार्टीशन की। आपने देखा है कि इस जो है ना जब कोई भी स्टेट इनके हाथ आती है तो उसको ये लोग पार्टीशन कर लेते हैं। जैसे कि जर्मनी को आपने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 में कि 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। फिर पोलैंड को तो 2 हिस्सों में कई मरतबा तकसीम किया गया है, 1770 में, फिर आपका 1793 में, 1795 में, फिर आपका 1939 जो आपका था जिसमें आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी, वहाँ तब भी पोलैंड को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो इस तरह जब 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ना तो एक स्टेट पूरी की पूरी स्टेट है ना वो इसके साथ नहीं चली जाती, या पूरी की पूरी स्टेट दूसरी स्टेट के साथ भी नहीं चली जाती, तो आधी ये ले जाता है और आधी ये ले जाता है। इस तरह से बैलेंस हो जाता है मामला, ठीक हो गया। फिर आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट, इस तरह से भी बैलेंस होता है। जैसा कि हम कुछ ट्रीटीज़ आगे पढ़ेंगे जाके, सॉल्ट है, ठीक है, स्टार्ट है, ठीक है, इसकी भी सॉल्ट के भी 4-5 हैं, स्टार्ट के भी 4-5 हैं, फिर पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, ठीक है ना, फिर आउटर स्पेस। तो इस तरह की जो ट्रीटीज़ करते हैं ना हम, जिसमें हम डिसआर्मामेंट करते हैं, अपने आर्म्स को ख़त्म करते हैं, तो इस आर्म्स को ख़त्म करके भी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया था। ये काम भी इन्होंने कोल्ड वॉर के अंदर यूएसए ने और यूएसएसआर ने किया था, ठीक है। ट्रीटीज़ करके जो है ना वो अपने वेपन्स थे उनको ख़त्म किया था, कम किया था, ठीक है। इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन, इस तरह से भी बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाता है। जैसे कि ब्रिटिश ने ग्रीस के अंदर इंटरवेंशन किया, ठीक है, यूएसए ने ग्रेनेडा में, नाकरगुआ में, क्यूबा में, वियतनाम में, ये हम पढ़ ही चुके हैं यूएस हिस्ट्री में, उसने कहाँ कहाँ इंटरवेंशन की, ठीक है। यूएसएसआर ने पोलैंड में की, हंगरी में की, चेकोस्लोवाकिया में की, अफ़गानिस्तान में की इंटरवेंशन। इस तरह से आप जैसे कि यूएसएसआर का बैलेंस जो है ना, जो उसका पलड़ा जो है ना वो हल्का पड़ रहा था, तो उसने अफ़गानिस्तान पर अटैक करके अफ़गानिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, ताकि अफ़गानिस्तान जब हमारे साथ आ जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास पावर थोड़ी हमारी ज़्यादा होगी और यूएसए के मुकाबले में हमारा जो है ना वो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मेन मकसद क्या है, ताकि आपने वॉर को जो है ना वो प्रिवेंट करना है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी अपनाई जाती है कई मरतबा। जैसे आपने देखा कि ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान के अंदर किया,
ठीक है। डूरेंट लाइन में उसने जो है ना वो डूरेंट लाइन इस तरफ पठानों को और जो है ना वो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके उसने जो है ना वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी यही काम हुआ, ठीक हो गया, शुरू में जब वहाँ पर अंग्रेज़ आए थे। सॉफ्ट बैलेंसिंग, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें कोई वॉर नहीं होती है, ठीक है, खाली क्या होता है, सप्रेस करते हो आप अगले को, प्रेशराइज करते हो, ठीक है ना। कुछ जो ग्रेट पावर्स होते हैं ना वो उनका आपको मैंने बताया था सॉफ्ट पावर होती है उनकी, ठीक है। ग्रेट पावर्स की सॉफ्ट पावर होती है, उस सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हैं। जो एग्जांपल में आपकी मैंने वीटो पावर लिखी है इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि वीटो पावर से आप काफ़ी जो है ना वो बैलेंस कर सकते हैं मामले को। कोई एक बहुत बड़ा फड्डा होने जा रहा है तो उसको भी रोक सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरह से जोसेफ नाय ने कहा था कि बैलेंस ऑफ पावर इज़ अ टेक्निक टू हेल्प द अंडरडॉग बिकॉज इफ़ यू हेल्प द टॉप डॉग इट मे इवेंचुअली टर्न एंड ईट यू, ठीक है। ये आपने इसकी कोटेशन आपने याद रखनी है। डिफ़िकल्टीज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं जल्दी से देख लेते हैं। पहली डिफ़िकल्टी, स्टेट हैज़ टू रिस्पॉन्ड ऑन द स्पॉट, कि अगर कोई जो है ना आपके ख़िलाफ़ अलायंसेस बनाए किसी ने कोई पावर आपके ख़िलाफ़ एमर्ज हो रही है तेज़ी से, तो आपको उसी टाइम उसी वक्त आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, वरना जो है ना आपको नुकसान होगा। अगर आप इंतज़ार करोगे कि मैं अलायंसेस बनाऊंगा, कोई लंबा चौड़ा किस्सा करूंगा, तो ये इसका एक बड़ा मसला है। अचानक बनाना नहीं, मुश्किल है इसको, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, तो ये एक मसला हो गया। दूसरा मसला है कि इसमें अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि आपके सीक्रेट अलायंसेस होते हैं, ठीक है ना, या फिर बैंड वैगनिंग भी हो सकती है, ये काम भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। उलट भी हो सकता है कि वीक को सपोर्ट करने के बजाय आपने पावरफुल को ही सपोर्ट कर दिया, जैसे पाकिस्तान ने जो है ना वो अमेरिका को सपोर्ट कर दिया कोल्ड वॉर में, ठीक है, इस तरह भी होता है। अब क्या है, हिस्ट्री ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज चेकर्ड, हिस्ट्री इसकी जो है ना वो थोड़ी सी डगमगा गई है, ठीक है। देयर वाज अ लॉट ऑफ वॉर्स टू अचीव बैलेंस ऑफ पावर, तो ये भी एक, ये असल में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के तौर पर भी आप इन जो है ना जुमलों को लगा सकते हैं यहाँ पर, कि आप देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने के लिए हमेशा ही वॉर हुई है, कभी ऐसा हुआ है बगैर जो है ना वॉर के भी आपने बैलेंस अचीव किया हो, हमेशा वॉर ही होती रहती है। वॉर होने के बाद एक पावर की जो है ना पावर थोड़ी सी कम होती है तो फिर बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये मैं आपको बता दिया कि ये इवॉल्व करता है, एक साइक्लिक फैशन में इवॉल्व करता है। पहले आपने देखा था कि यूनिपोलैरिटी थी, फिर बाईपोलैरिटी आई, फिर से यूनिपोलैरिटी आई, फिर मल्टीपोलैरिटी की तरफ अभी हमारी दुनिया जा रही है। तो ये इवॉल्व करता रहता है, एक साइक्लिक फैशन है, ठीक है ना। द पावर ट्रायंगल, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। कि आप देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल आ गया हमारा, इसमें आप देखेंगे कि जो है ना कुछ कंट्रीज़ जो है ना आपके वो लेस सेटिस्फाइड हैं, वो नीचे वाले कंट्रीज हैं जो कि स्मॉल हैं, ठीक है। फिर कुछ मिडल पावर्स हैं आपके, ये उनसे थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो ऊपर वाले हेजेमन हैं आपके, वो आपके फुल ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा मसला है, ठीक है, कि आप देखते हैं ना कि लेस सेटिस्फाइड हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप एक पावर जो है जो सेटिस्फाइड है वो क्या करती है, इनकी सेटिस्फेक्शन, इनकी हमने बात की थी ना कि किसी एक को नेशनल इंटरेस्ट अपना पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि कोई दूसरा जो है ना उसको कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। तो ये जो सेटिस्फाई है इसकी वजह से इनकी सेटिस्फेक्शन छिन गई है ना, ठीक है। तो ये जो इनकी सेटिस्फेक्शन छिन गई है, अब क्या हो रहा है, अब जो है ना वो एक बड़ा मसला आ रहा है बैलेंस ऑफ पावर में, ठीक है। क्योंकि ये एक तो जो है ना जो सेटिस्फाइड हैं इनके पास जो है ना वो काफ़ी रिसोर्सेज भी हैं, उनकी पावर ज़्यादा भी है। जो लेस सेटिस्फाइड हैं उनके पास पावर भी नहीं है और अलायंसेस बनाकर भी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिपेंडेंसी भी ज़्यादा है और इंटरडिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए पावर ट्रायंगल को भी समझना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह निगहबान।